आगे नहीं करेगा। खुद जनरल मुशर्रफ देखिए ना, उसका मकसद है, उसकी पॉलिसीज उसका मकसद हो या ना हो, लेकिन था। आप कभी डील्स को जी। एक मुल्क की सूरत हाल के पस मंजर के खिलाफ ना देखा करें। डील्स आर नेवर सेवरी, किसी को अच्छी नहीं लगती हैं अंडरहैंड डील्स अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो। लेकिन इस मुल्क की कमबख्ती देखिए कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस चलने नहीं देते, आप पॉलिटिकल पार्टीज को हर वक्त डिस्क्रेडिट करने की अपॉर्चुनिटीज लेते हैं। जो लोग आते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को तोड़ के, वो कितने अच्छे यहाँ पर रहे हैं, या जिन लोगों ने उनका साथ दिया और मुल्क को इतना बड़ा नुकसान 17th अमेंडमेंट की सूरत में पहुंचा दिया और बाद में सॉरी कह दिया, तो सॉरी कहने से हमारी मुश्किलात हल नहीं होती। सो लेट अस मेक इट अ वेरी क्लियर थिंग कि आपने लोगों को एजुकेट करना है। जी। सिर्फ आपने उनको प्रिंसिपल्स नहीं बताने हैं, बल्कि जो चीज़ें आप जिनको क्रिटिसाइज करें उनकी सही वजूहात बतानी है। हमारी सही वजूहात अगर करप्शन है तो लेट अस नॉट ऑल्सो फॉरगेट कि यहाँ पर इन द पास्ट हर पॉलिटिकल और सियासी शख्सियत को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा। आपने पूछा था इसका क्या मुस्तकबिल होगा, एनआरओ का। ये डेड हो जाएगा अगर बिल फर्ज, लेकिन ये ज़रूरत कभी डेड नहीं होगी कि आप उन लोगों को जो सियासत करते हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट या जो उस वक़्त हुकूमत वक्त हो उसकी विक्टिमाइजेशन से ना बचाएं, क्योंकि ये इस मुल्क में ये हुआ और ये एक ट्रेडिशन बन चुकी है। बहुत अच्छी बात की है जी। इजाज़त साहब, जो असगर नदीम सैयद साहब और हिना जिलानी साहबा ने जो बात की है उनकी बात दुरुस्त है कि इसमें जो सूरत हाल पैदा हुई है, कुछ गैर सियासी क़ुव्वतें भी सरगर्म हैं और उनके अपने मोटिव्स हैं। और इस बारे में बताएं कि अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, आपने भी चूँकि चार्जशीट पॉलिटिकल पार्टीज़ पे दे दी, जबकि आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये चार्जशीट तो आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि वो क्यों इन सारे समझौतों पे मजबूर होते हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक तो एनआरओ को उछालने का जिस तरह फरमाया गया है ताल्लुक़ है कि उसके उछालने के नतीजे में कुछ गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा, तो मैं समझता हूँ कि यही असल में इम्तहान है सियासी पार्टियों का और सियासत का, कि वो अपने ठीक रास्ते के ऊपर भी चलें, ऐसे किसी काले कानून को भी आगे ना बढ़ने दें जो पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम हो, जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो, और उसके साथ साथ अपने, ये असल में इम्तहान की घड़ी है फिल हकीकत सियासी पार्टियों के लिए और बिलखुसूस दो बड़ी सियासी पार्टियों के लिए कि उस बहरान से इस मुल्क को निकालें। मैं आपसे अगली बात अर्ज़ करता हूँ, एनआरओ से बात बहुत आगे गुजर गई है। जो एनआरओ के मेन बेनिफिशरी बनने वाले थे, उनके करीबी दोस्तों ने ये कहा है कि जनाब आप एनआरओ को छोड़ें, इस सिस्टम को बचाएं और कुर्बानी दें। चुनाचे ये है असल में इम्तहान की घड़ी, वरना उनकी बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि आखिर पॉलिटिकल लीडर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करता है अगर उसने कुछ खराबियां न की हों। ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ही कह देना ये नाकाफ़ी है। बिलाशुबा मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और इसी दर्जे में यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिए कि मेरा ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। हम ये चाहते हैं कि एक बेलाग एहतसाब हो, और ये जो हमने कहना शुरू कर दिया ना जी, पिछली बात छोड़ दें और अब यहाँ से आगे चलना शुरू कर दें, ये किसी तरह दुरुस्त नहीं है। साहब, आपका कहना यह है कि अब बात एनआरओ से आगे चली गई है और बेलाग एहतसाब होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं हम एक ब्रेक, वक्त के साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एजाज अहमद चौधरी से, और एजाज अहमद चौधरी साहब का कहना था कि इस मुल्क के अंदर बेलाग एहतसाब होना चाहिए। जी परवेज़ मलिक साहब, बात उनकी बड़ी अहम है कि अगर इस मुल्क के अंदर एहतसाबी अमल जारी रहता तो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो डीलों की सियासत पे मजबूर ना होती। आपका इस बारे में क्या? देखें, हमने तो, हमारी पार्टी ने तो हमेशा एहतसाब को प्रमोट किया है कि हम कहते हैं कोई विक्टिमाइजेशन ना हो, मगर एक फेयर एहतसाब। और अगर आप देख लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हमने उसका एक नक्शा दिया है, और हमारा ख्याल था कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ मिल जाएगी और फिर इस मुल्क को वो जमहूरी रवैयों की तरफ कन्वर्ट कर देंगे, और उससे निज़ाम मजबूत हो जाएगा, उससे अदारे मजबूत हो जाएंगे और उनमें लोगों को कॉन्फिडेंस। रुकावट कौन बना इसमें? देखिए, आपको बड़ा ओपनली पता है कि जी मियाँ नवाज शरीफ ने बार बार जरदारी साहब से बात की, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बीबी शहीद ने साइन की थी कि हमने कहा उस पर इम्प्लीमेंट कर लें तो मामला सारे अपनी जगह पे बैठ जाए। बड़ी अच्छी मुलाकात हुई आपकी ऐवान सदर में, सदर जरदारी, हमने आपको खाना भी खिलाया, फ्रूट्स भी पेश किए, तो इतने अच्छे माहौल के बाद यकदम लहजों में इतनी तलखी। देखें, लहजों में
तलखी कोई हमारा कोई पॉइंट ऑफ जो होता है कोई एक्सप्रेशन का, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। कोई इशारा तब्दीली तो नहीं, कोई इशारे खुदा ना खास्ता, कोई इशारे, कोई मुलाकातों की जो आप बात करते हैं, कोई ऐसी बात गैर मुस्तहकम होने तो नहीं जा रहा। नहीं, देखें हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश यही है कि हमने अपनी ज़ात को पीछे हटाकर हमने कहा कि मुल्क की इस्तिकामत के लिए हमने कोशिश करनी है। और यही वजह है कि अगर आज हम लॉन्ग मार्चेस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या और दूसरों की तरफ करते हैं तो ये सिस्टम को मज़ीद डिस्टेबल हो सकता है। तो हम तो स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि सिस्टम को अपने वक्त पे चलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जरदारी साहब 5 साल पूरे करें, मगर अगर वो जरदारी साहब अगर ख़ुद ही अपनी गलतियाँ या ख़ुद परफॉर्मेंस में अपनी गलती करते जाएंगे, अपनी गवर्नेंस नहीं इम्प्रूव करेंगे, अपने जो वादे हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, तो वो उनकी फिर अपनी क्रिएटेड किस्म की मुश्किलात हैं, मगर हमारी तरफ से उसको प्रॉम्प्ट ना करने का इरादा है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। असगर नदीम सैयद साहब, बड़ी अच्छी बात की है परवेज़ मलिक साहब ने कि अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब भी सिस्टम को गैर मुस्तहकम होता नहीं देखना चाहती, वो सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात भी की। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आखिर क्या वजह थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें तमाम आइनी, कानूनी, सियासी मामलात पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान तय हुए, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? उसकी एक पूरी तारीख है हमारे यहाँ कि हमेशा मीडिया ने या दूसरे लोगों ने सिर्फ सियासतदान को करप्ट साबित करने की कोशिशें की, और वो लोग जो उनके साथ शरीक रहे, जो अरबों रुपए के घपले कायमा कमेटियां निकाल रही हैं, उसमें वो क्या सिर्फ सियासतदान शामिल थे? नहीं, वो तमाम सिस्टम के पुर्जे इंस्ट्रूमेंट उसमें शामिल होते हैं, लेकिन वो कभी बेनकाब नहीं होते, उन पे कभी दाग नहीं लगता, वो पीछे रह जाते हैं। और इस मुल्क में हमेशा ये तारीख है कि सियासतदान को निशाना बनाओ, गंदा करो, और उसका फायदा जिनको होता है फिर वो आपको पता है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, अर्ज ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर सिंसियरली चाहे तो वो अपनी उस कोलेशन पार्टी को मशवरे भी दे सकती है, उसके साथ बैठ भी सकती है, और इस कल्चर को ठीक करने के लिए वो अपनी एफर्ट्स कर सकती है। ये तो है एक पॉइंट। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जो इस वक्त के मसाइल हैं, मसलन आपने कहा कि मिसाक जमहूरियत अमल क्यों नहीं हुआ, कोई जरदारी साहब से ये पूछे कि जब उनको लाया गया तो उस वक्त उनके इर्द गिर्द क्या माहौल था, क्या मजबूरियां उनकी बास्केट में डाली गई, क्या कुछ डाला गया, और वो सारी चीजें सामने आए तो पता चले कि मिसाक मतलब आपके ख्याल में उन्होंने मशरूत हुकूमत कबूल की थी? मेरा तो ख्याल यही है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और थे और हैं जो अपनी मर्जी मनवा रहे थे और मनवा रहे हैं। हिना जिलानी साहबा, MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात, तमाम मामलात में उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन इस NRO से उन्हें खुद भी उनके लोगों ने फ़ायदा उठाया। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिस पे MQM शिक रखवाई गई थी, जो उन क्रिमिनल केसेस MQM के जो हमें पता चलता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, तो जाहिर है कि उसका फ़ायदा उठाने की नीयत उनकी थी उस वक्त, और शायद काफ़ी लोगों ने फ़ायदा ऑलरेडी उठा भी लिया हो, जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। अब उनकी क्या वजह है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपके इस क्वेश्चन से बड़ी इंट्रीग्ड हूँ, जो आप बार बार पूछते हैं कि सिस्टम मुस्तहकम नहीं रहेगा। देखिए, जिन्होंने सिस्टम को गैर मुस्तहकम किया, उनको NRO से बड़े भी बहाने होते तो भी वो हो जाता। मुझे पास्ट में कभी नजर नहीं आया कि उनको क्या चीज चाहिए थी गैर मुस्तहकम करने के लिए। तो NRO कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सिस्टम को गैर मुस्तहकम करता है। इट्स अ बैड लॉ, उसके ऊपर बहुत लोगों को रिजर्वेशंस हैं और उसके और बहुत से असरात हैं जो हम समझते हैं कि शायद डेमोक्रेसी के लिए इन द लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ना हो, लेकिन इसको सिस्टम के गैर मुस्तहकम होने की एक अलामत बनाना मेरा ख्याल में उस वक्त ये मोटिवेशन है कि सिस्टम को गैर मुस्तहकम किया जाए और उसके लिए बहाने ढूंढे जाएं। ये होगा नहीं, अब इसलिए नहीं होगा, वो मेरे हमारे इजाज़त चौधरी साहब ने बात की, ज़माना बदल चुका है। ये कौम शुक्र है नॉट टू द लेवल दैट वी वांटेड, लेकिन जिस हद तक एक हद तक थोड़ी सी अगर कोई स्टेबिलिटी की ज़मानत इस मुल्क के लोगों के शऊर दे सकता है, तो मेरा ख्याल में कुछ हद तक ये शऊर अब है। मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, आम आदमी जो मीडिया को देखता है वो भी ये बात समझता है। आपने कहा कि हम एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम चाहते हैं, वो हर एक चाहता है, उसके बगैर जमहूरियत कायम नहीं रहती। NRO को सबसे बड़ी मुसीबत जो मुझे लगी थी
वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी। आप लोगों ने शोर मचाया, मलिक साहब वगैरह ने, कि नाम क्यों नहीं देते हमें, कि हु आर द बेनिफिशरीज, और वो नाम नहीं आया। मेरे ख्याल में ये जो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो अगर ना मेंटेन हो तो अच्छा लॉ भी खराब हो जाता है। दूसरा, मगर हम एहतसाब चाहते हैं, बेलगाम नहीं चाहते। हमने विच हंटिंग बहुत देखी है इस मुल्क में, पहले भी एहतसाब के नाम पर।